वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 2 है। इसका पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो वास्को डी गामा जो है कालीकट तट पर जो है 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में एडी में, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में जो है सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर जो है 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, द्वीप, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति किसके द्वारा दिया गया था। तो अल्मेडा के द्वारा। आपको ध्यान रखना है, अल्मेडा के द्वारा, जो प्रथम पुर्तगाल वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो आपको बता चुके हैं कौन संबंधित है, द अल्मेडा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे, पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में आया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो उस समय जो कालीकट का राजा थे उनका नाम था जमोरिन, ठीक है, जमोरिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके समुद्री यात्री हैं और एक साइड आपके देश दिया गया है, ठीक है। तो वास्को डी गामा किस देश से संबंधित थे। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित थे। जो कोलंबस है ये आपके स्पेन से संबंधित थे। कैप्टन कुक जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित हैं और तस्मान जो है हॉलैंड से संबंधित हैं। तो देख लीजिए, तो 2-1, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 को भी जान रहे थे तो इस क्वेश्चन को आप सही कर देते। और ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था, ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की और स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के जो तस्मान है उन्होंने वान डीमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे में, ठीक है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है और इसके नीचे में यहाँ पर तस्मानिया, ठीक है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की, जो तस्मान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है अल्बुकर्क है। कौन है, अल्बुकर्क। जो इसका पहले वाला क्लास था उसमें हम सारे को पढ़ाए हैं। तो जो नहीं देखे जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। वहां पर अगर देख लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व का मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई।
अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को जो है भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए उत्साहित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पुर्तगालियों को जो है भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए किसने उत्साहित किया था? तो अल्बुकर्क जो गवर्नर जनरल था उसने उत्साहित किया था, ठीक है, ताकि एक तरीके से प्रॉपर यहाँ पर भारतीय का समर्थन मिल सके पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, तो ये गलत है। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, तो ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही बात है, ठीक है। इस सारे को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, तो ये भी आपकी सही है। जबकि ये जो एक है ए है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ सवाल था, 2003 में आईएएस इस क्वेश्चन को पूछा था। सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट थे। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो कहाँ किया था? कोचिंग में किया था। और कब किया था? 1503 में, ठीक है। कब किया था? 1503 में किया था, यहाँ पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने, ठीक है। किसने किए? पुर्तगाली ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों पर कर की वसूली करने लगे। नेक्स्ट है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई, तो कौन जो आपके पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली की गई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली गवर्नर निनो डी कुन्हा, ये इनका जो कार्यकाल होता है 1529 से 38 तक। जो पुर्तगाल के आपको मात्र 3 गवर्नर के बारे में याद ही रखना है, ज्यादा गवर्नर के बारे में याद नहीं रखना है आपको। 3 गवर्नर के बारे में याद रखना है, अल्मेडा, कर्क और निनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार करता है, ठीक है। 1534 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद जो है संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित की बताते थे, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि जो पुर्तगाली हैं किस बंदरगाह को जो है महान बंदरगाह के रूप में बताते थे? तो चटगांव बंदरगाह को जो है महान बंदरगाह के रूप में बताते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, ठीक है। उनका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने, यह ध्यान रखना है, चिंसुरा में डचों ने गुस्त्रा बुश किले का, ये ध्यान रखिएगा, चिंसुरा में डचों ने जो है गुस्त्रा बुश किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर में जो है डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। ये श्रीरामपुर जो है के बंगाल में ही है, यहाँ पर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। जबकि डचों ने जो है चिंसुरा में गुस्त्रा बुश किले का निर्माण कराया था, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे।
पुर्तगाली थे। दूसरा है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा आपके है कि अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, जो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली, ये तो सही है। और पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो किया, तो ये भी आपकी गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, ये केवल एक सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पांडुचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया था। पांडुचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ठीक है, डेन्स और उसके बाद डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित करता है। कब करता है? 1673 में। फ्रांसीसी अपनी पहली बस्ती कहाँ स्थापित करता है? तो सूरत में 1668 में। ठीक है, और 1669 में, मतलब कि मछलीपट्टनम में आपकी सेकेंड फैक्ट्री का स्थापना करता है। और पहली आपके सूरत में 1668 में, दूसरी आपके 1669 में, ये आपके मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा किया। फिर 1814 ईस्वी में जो है पेरिस की संधि के साथ जो है इसे फ्रांस को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो केवल एक आपकी सही है। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। 1995 में हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका पहले जो क्लास हुआ तो उसमें हम पढ़ा चुके हैं। तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये बीपीएससी पूछा है 2019 में। बीपीएससी पूछा है 2019 में, और आईएएस पूछा था 1995 में। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए तो घटना चक्र आप लोग अगर एक बार सोल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चॉर्नोक जो है कलकत्ता का संस्थापक था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चॉर्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थान को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसे? जॉब चॉर्नोक को। ठीक है, हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कालिकाता जॉब चॉर्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। ठीक है, तथा इस अधिकार पर कलकत्ता का स्थापना जो है 24 अगस्त 1990 दिवस स्थापना दिवस भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये सब जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश खास जान लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोला था। ठीक है, लेकिन हमें भाई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें यही मारना है। ठीक है, जॉब चॉर्नोक ही मारना है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता को जॉब चॉर्नोक ने बसाया था, तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने बनाया? देखिए, सर्वप्रथम जो है संयुक्त पूंजी कंपनी ये बनाए थे आपके इंग्लैंड के लोगों द्वारा बनाया गया था 1599 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ऑप्शन नहीं है, तो हो जाएगा डच। ठीक है, डच के द्वारा 1602 ईस्वी में जो है संयुक्त पूंजी कंपनी बनाया गया था। यहाँ पर ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। एक बार यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए। 1599 में आपके बनाया गया था लंदन में ब्रिटेन के द्वारा, और 1602 में बनाया गया था डच। डच को याद रखना आपको, जो डच है उसे हॉलैंड बोला जाता है, डच को हॉलैंड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो एक सही कथन को आपको चूज कर लेना है। आधुनिक कोचिंग जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, तो ये आपके गलत है। एक सही कथन आपको चूज करना है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद है कि आधुनिक कोचिंग पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में जो है पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो ये भी गलत है। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचिंग में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, 2005 में आईएएस पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। तो सही बात है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तो ये भी सही बात है कि जो कंपनी बाहर से आई थी, यूरोपियन कंपनियां, उनके पास प्रशिक्षित सेना थी और उनके पास हथियार जो है अत्याधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही बात है कि जो अच्छा पैसा देता था उसको सेवा में भर्ती चले जाते थे। भारत में कोई देश भावना की बात नहीं थी पहले। सारे कथन आपके सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं तीनों कथन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला व्यापार पत्र प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिवेंट कंपनी को, ठीक है, लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था पहला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में मिला था। आपको ध्यान रखना है जो लिवेंट कंपनी है उससे 1593 ईस्वी में जो है स्थल मार्ग, इसका पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम बता चुके थे कि लिवेंट कंपनी को जो है 1593 ईस्वी में जो है स्थल मार्ग से व्यापार में भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र जो इसको प्राप्त हो चुका था। और 31 दिसंबर 1600 को जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री व्यापार से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियों मिलाकर एक नई यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानता ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इस बात को भी आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? उस समय जो भारत के बादशाह थे अकबर साहब थे। ठीक है, अकबर साहब का जो कार्यकाल है 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, 1605 में अकबर का मृत्यु हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है सर्वप्रथम कारखाना 1613 ईस्वी में जो अस्थायी कारखाना सूरत में लगाया गया था। जबकि इससे पहले जो है मुसलीपट्टनम में भी कारखाना लगाया गया था दक्षिण भारत में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के समय। तो बी इसका, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मुसलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, जो आपको यहाँ पर हम बोले कि मुसलीपट्टनम में कब किया था? 1611 में किया था। और 1613 में आपके सूरत में किया था। और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाने अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। ठीक है, प्रथम अस्थायी कारखाना आपके 1613 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया था? आपके सूरत में। लेकिन अस्थायी प्रथम कारखाना लगाया गया था मुसलीपट्टनम में। ये बात को आपको ध्यान रखना है, बार बार ये बात को हम बोल लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर पूछ देगा कि अस्थायी तो 1611 मुसलीपट्टनम हो जाएगा। अगर अस्थायी पूछेगा तो आपको 1613 मारना है और सूरत मारना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? भारत में जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री
कहाँ पर स्थापित की? तो देखिए बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, पूछा था 1994 में, तो कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, इस नाम को याद रखना है आपको। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स सूरत से मुगल बादशाह 1608 ईस्वी में पहुंचा। सूरत से जो है मुगल दरबार में, मुगल बादशाह के पास मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचता है, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में शुरू में असफल हो जाता है और 1611 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद जो है कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप जो है स्वल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया और कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। जो अंग्रेज की फैक्ट्री थी, आपको इस बात को बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर उत्पादन नहीं होता था, जो आसपास के क्षेत्र थे यहाँ से सिर्फ सामान को लाके यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपनी उत्पादित कोई सामान नहीं कर रहा था। आपको फिर से बोल रहे हैं, जो कंपनी था इसके अंदर आसपास के जो गांव थे, शहर थे, यहाँ से सामान खरीद के लाके इस चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। ठीक है, इस चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, इसे फैक्ट्री बोल दिया गया था। ये कोई एक कारखाना उत्पादन नहीं करता था, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई तो सूरत में। ठीक है, सूरत में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया? तो किसके द्वारा हराया गया था? तो हराया गया था थॉमस बेस्ट के द्वारा। ठीक है, थॉमस बेस्ट के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने स्थापित किया था, और कब स्थापित किया था? तो 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में। और अंग्रेजों ने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में। कहाँ पर? मुसलीपट्टनम में। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए सॉल्यूशन को कि यूरोपीय कंपनियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। ये बात को याद रखना है कि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में स्थापित की गई, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में। इसका पहले वीडियो हम ये सब सारे कुछ आपको बता चुके हैं। ठीक है, उल्लेखित है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अस्थायी था। ठीक है, जो क्या था? अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया और फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम कारखाना जो है 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, 2006 में पूछा गया था कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ पर मिली थी? ये मिली थी आपकी सूरत में। ठीक है, सूरत में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो जो प्रारंभिक दौर है उस समय जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी आपकी सूरत में थी। कहाँ पर थी? सूरत में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद में जो है बंबई हो जाता है, लेकिन शुरुआत में सूरत ही रहता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में जो है यह बंबई स्थानांतरित कर दी जाती है, मतलब ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे बंबई दिया था जो ब्रिटेन के राजकुमार था, उन्होंने दिया था 10 पाउंड सालाना पर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर और जो ब्रिटिश राजकुमार थे उन्हें कौन दिया था? तो उन्होंने, जो ब्रिटिश राजकुमार है, उन्हें बंबई जो है पुर्तगालियों से मिला था। किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली ने बंबई को दिया
जो ब्रिटेन के राजकुमार थे उन्हें, ठीक है। और जो ब्रिटेन के राजकुमार थे 10 पाउंड सालाना की दर से जो है वो बम्बई को दे दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप यहाँ पर पढ़ भी लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया, ठीक है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, नाम याद रखना है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर जो है चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्राप्त होता है। इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, ठीक है। बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाल दिया तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः जो मुगल सम्राट से उसे माफी मांगनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो निम्नलिखित में से जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो जो तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये तत्कालिक कारण था, ठीक है, क्या था? तत्कालिक कारण था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। इसका जो सोल्यूशन है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो होता है 1746 से 48 के बीच में होता है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, का एक विस्तार मात्र था, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध था जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, का भारत में इसका मात्र विस्तार था। ब्रिटिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तत्कालिक कारण पूछेगा तो क्या आंसर लगाना है? फ्रांसीसी जहाजों पर जो है अधिकार कर लिया था अंग्रेजी सेना ने। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था और कब से कब तक लड़ा गया? 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था एक्स-ला चैपल की संधि के तहत समाप्त हुआ था और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था और द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था निर्णायक युद्ध था और प्रथम मैसूर युद्ध था, इसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी, ठीक है, इसमें ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3 और 2, ठीक है। तो 4, 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक, यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन है आपके एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48, ये सही बात है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1750 से 52 हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 58 से 63 हुआ, तो ये सही है। अब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1761 में, तो ये सही बात है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 में होता है, ठीक है। और द्वितीय 1556 में और तीसरा 1761 में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है
1746 में होता है, और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1749 से 54 के बीच में होता है। द्वितीय जो है 49 से 54 के बीच में होता है, तृतीय 58 से 63 के बीच में होता है, और पानीपत का जो युद्ध है तीसरा 1761 ईस्वी में होता है, और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है आपके कर्नाटक का युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डुप्ले है, ठीक है, डुप्ले है। कौन है? डुप्ले है। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। तो डुप्ले ने प्रारंभ की। ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ये आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए, डुप्ले ने पहली बार जो है हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से जो है भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की। ठीक है, उसका उपयोग की और उसने अत्यधिक लाभ उठाया, जैसे क्लाइव। नेक्स्ट है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया? फ्रांसीसियों ने तो सूरत में स्थापित किया था। और कब स्थापित किया था? तो 1668 में। ठीक है, 1668 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि लुई 14वें के मंत्री जो है कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ था और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में जो है सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई, तो उस समय शासक कौन था? तो लुई 14वें उस समय शासक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीयों में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे भारत में, गलत था, हम पढ़ दिए थे इसका मतलब पहले। निम्नलिखित में से किसे भारत में जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को। ठीक है, कॉलबर्ट को माना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो देखिए, जो डच ने जो कारखाना स्थापित किया था, ये चिंसुरा भी स्थापित किया था और हुगली भी आपके स्थापित किया था। डचों की बंगाल की पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले गए। बालासोर वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया डचों ने। ठीक है, 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट दिए गए विकल्पों में से डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियों कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा,
आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी, ठीक है, डचों की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1602 ईस्वी में स्थापित की। बीपीएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 से 1629 में असफल प्रयास किया बंगाल में, ठीक है। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत जो है प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसे बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए तो अंग्रेज जो है भारत पर राज करते हैं और फ्रांसीसियों को जो है अंग्रेज पराजित करके बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाल्टेयर के अनुसार अस्टीरिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, ठीक है। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले भारत में कौन आता है? तो भारत में देखिए सबसे पहले तो एक ही से पता चल गया कि आपके पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? अंग्रेज, और चौथे नंबर पर आपके ये सबसे देखिए जो फ्रांसीसी है ये सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी हो जाएंगे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पांडिचेरी में आपके फ्रेंच हैं, गोवा में पुर्तगाल हैं, ट्रावनकोर में डेनिश हैं और सद्रास में आपके डच हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। ये यूपीएससी का भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये बीपीएससी का भी पूछा हुआ है और ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आता है? फ्रांसीसी आता है। कब आता है? 1664 में आता है, ठीक है, 1664 में आता है। सबसे पहले आपके 1498 में पुर्तगाली आता है, ठीक है, और 1605 में आपके डच आता है, 1605 में डच आता है, 1605 में डच आता है और 1608 में आपके अंग्रेज आता है, ठीक है। तो डच कब आता है? डच आपके 1605 में आता है, इंग्लिश 1608 में आता है, फ्रांसीसी 1664 में आता है, पुर्तगाली 1498 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो नागापट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना, सारे जगह स्थापित किया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सारे जगह स्थापित किया।
नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। मृदा, यहाँ पर देखिए लिखा है, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। नीचे लिखा गया कि उपरोक्त में से कौन जो है अंग्रेजों की भारत की देन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है, ये अंग्रेज के द्वारा नहीं लाया गया, ये लाया गया पुर्तगालियों के द्वारा। तो 3 गलत हो जाता है, 3 किस्में से काट देंगे हम लोग। ठीक है, 3 वाला ये तो सी चला गया। उसके बाद है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तो पहली बार ये आपके मुगल काल में ही हो चुका था। तो 2 भी जिसमें उसको काट दीजिए, इसे भी काट देंगे। उसके बाद है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। तो ये भी पहले हो चुका है मुगल काल में, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, आईएएस का पूछा हुआ ये आपके सवाल है। एक सेकंड, लाइन कट गया है, एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे करने में दिक्कत हो रहा था, अंधेला हो गया हो जाने के कारण। आप यहाँ पर से एक बार पढ़ भी सकते हैं कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पहले जो है शेर शाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का जो प्रचलन है मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी और इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों को भारत की देन कोई भी नहीं है। आप समझ चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है, जहां सब कुछ असंगत है। तो जीबी मैकाले की यह आपके कथन है। इस कथन को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। ठीक है, और अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो सही बात है। अंग्रेजों ने मद्रास पुनः प्राप्त किया, सही बात है कि अंग्रेजों ने मद्रास पुनः प्राप्त किया था, दोनों सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो अंग्रेजों को भारत विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो दोनों चीज आपके सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी सफलता के कई कारण हैं, इनमें से अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण जहां से बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता था, जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय। ठीक है, जो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी जिसके कारण विभिन्न इकाइयों में समन्वय नहीं था, योग नेतृत्व, जो अंग्रेज थे इसके योग नेतृत्व के कारण भी इन्होंने भारत पर विजय हासिल किया। तो इस वीडियो में यूरोपीय कंपनियों से आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है 52 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आप लोग वीडियो में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको
कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।